एग्जाम से भी मैं सेटिस्फाई हुई कि जैसे मैंने तैयारी की थी, मैंने खुदा का शुक्र है उससे ज्यादा ही अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छा था सब कुछ। सबने जैसे साथ लेके चले एक साथ। और क्योंकि बहुत दफा मेरे एक्चुअली फिजिकल इश्यूज काफी रहे, तो काफी ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। उसके बावजूद भी मैडम मरियम ने बहुत इनकरेज किया हर चीज में। और एज यू नो कि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम सब्जेक्ट टॉपर का प्राइज भी दिया। तो एकेडमी से इतनी पॉजिटिव मोटिवेशन मिली कि कभी लगा ही नहीं था कि ये चीज नहीं हो सकती। और आई थिंक द एकेडमी इज द ओनली प्लेस कि जहाँ आके मुझे ये फील हुआ है कि नहीं, हर चीज मेहनत से और लगन से हासिल की जा सकती है। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल यू। सारा सेशन भी बहुत अच्छा गुजरा, एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमी है, क्योंकि सारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं और हर तरह से मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड दिस इज ऑल बाय गुड। माय साइड। और पेपर्स आपके कैसे हुए ओवरऑल सारे? सर सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, माशाल्लाह। जैसे तैयारी की थी, ट्रिकी थोड़ा था, बट वेयर एवर हमने उसको देखा, इंटेंड किया, तो वो डेफिनेटली पेपर सारा ऐसे था कि जो अटेम्प्ट किया जा सकता था। और सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और मैं सारे पेपर से सेटिस्फाइड। ठीक हो गया, गुड। चलें, दैट्स गुड। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका, मैंने थोड़ा जेंडर स्टडीज़ का देखा था तो अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ था। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक और यू सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें एस्पिरेंट्स हमारी इंशाल्लाह अभी फिक्स से जो है ना, नया सेशन भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनको भी थोड़ा सा बताइएगा। और उसके अलावा हमारा ये कंपलसरी का बैच है, इसके बाद ऑप्शनल का भी हम लॉन्च करेंगे थोड़े दिनों में ना। तो कंपलसरी में ये है कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए भी हमने जो है एक अलग से पैकेज इंट्रोड्यूस किया जो कि मोस्ट ऑफ द अकेडमीज में ऑफर नहीं होता। तो जो फ्रेश हैं उनके लिए तो नॉर्मल जो पैकेज है वही हमने रखा हुआ है जो पिछले साल था। रिपीटर्स के लिए जो है हमने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है प्रैक्टिस के लिए, पर्टिकुलरली फॉर एसए एंड प्रेसी, उसके लिए चेकिंग के हवाले से जो है। और वैसे रेगुलर सेशन भी है लेकिन चेकिंग के हवाले से भी हमने अलग से जो है वो रखा है। तो जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करना चाहें अ, तो वो जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम से चार्जेस हैं, तो आपके फ्रेंड्स या अदर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हों उनको भी जो है आप लोगों ने मोटिवेट करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि गैप काफ़ी ज़्यादा आया है तो बच्चे नहीं आए, तो चलें। सर हाँ गैप मैडम की भी खदीजा ने, रीजन है और अभी सारे बच्चे मुझे लग रहा है रेस्ट मोड पे चले गए हैं। हाँ जी चलें जी, ठीक है। मैडम कुरत आपने भी बच्चों से कोई चीज़ इंटरेक्ट करना है, मैडम खदीजा आप भी कर लें। मेरी तरफ से ओके ओवर है, इट्स अप टू यू। मुझे बस ऐसे का फीडबैक चाहिए मेरा था। ख्याल है यहाँ पे मेरा कोई बच्चा नहीं है जिसने मुझसे पढ़ा हो, ये नाम मुझे इतने फेमिलियर नहीं लग रहे हैं। वजीहा को देखकर लग रहा है, बाकी तो सारे नाम मेरे लिए नए हैं। अगर कोई बच्चा है जिसने मुझसे पढ़ा हुआ है तो प्लीज बेटे बताइए। नो मैम, मैंने भी आपसे नहीं पढ़ा, मेरा सब्जेक्ट नहीं था ऐसा कोई भी। चलिए ठीक है बेटा। मुझे भी नहीं पता कि आप में से किसी ने मुझसे ऐसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े, बट ऐसे किसी ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन ऐसे अटेम्प्ट सबने किया होता है, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट तो नहीं। So I would just want every one of you one by one कि वो आप लोग अगर अनम्यूट करके अपना ऐसे का एक्सपीरियंस ओवरऑल जो था वो शेयर कर दें, और अगर मुझसे पढ़ा है तो उसके कोई ड्रॉबैक्स या कोई पॉजिटिव एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद एन। एन कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन कि आपने जेंडर इक्वालिटी पे ऐसे किया है तो क्यों ये टॉपिक चूज किया,
एंड हाउ डिड यू चूज दिस टॉपिक? एंड आई थिंक आपने तो मुझसे ऐसे नहीं पढ़ा हुआ पहले। जी मैम, मैंने आपसे ऐसे नहीं पढ़ा। और जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक मेरे लिए कुछ इसलिए भी मुझे ज्यादा लगा क्योंकि मुझे लगा था कि इस पे मेरी ग्रिप ज्यादा है जेंडर स्टडीज की वजह से। और मैंने जब ऐसे अटेम्प्ट किया था तो आते ही आई थिंक मैंने आपको आउटलाइन भी सेंड की थी, तो मैंने आपको कहा था कि आप इसे प्लीज देखिएगा। मैंने देखी थी, मुझे जिस आउटलाइन भेजी थी मैंने आउटलाइन देखी थी। हाँ आपकी आउटलाइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं मैंने ठीक है सही है। हाँ मैंने आपकी देखी थी, मैं आपको जवाब भेजना जो है ना वो भूल गई थी। हाँ जी मैम। सही, ठीक है नो प्रॉब्लम। सही तो अच्छा आपने क्यों, अच्छा आपने जेंडर स्टडीज पढ़ा था? जी CSS? मैम। जी। सही नहीं, आपकी आउटलाइन देख के लग रहा है दैट यू डू हैव अ ग्रिप ऑन जेंडर इक्वालिटी। एक चीज जो मुझे आपकी आउटलाइन में उस टाइम भी बॉदर करी थी, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने जो है वो रिप्लाई करना भूल गई थी, उसमें वो ये था कि आपने ना वन वन वर्ड की सब हेडिंग्स लिखी हुई हैं। अब मैं ये आपसे पूछना भूल गई थी कि ये आपने वहां भी वन वन वर्ड की सब हेडिंग्स लिखी हैं, या मोस्टली बच्चे जब घर आके रफ आउटलाइन में बनाते हैं तो वो सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट जल्दी से लिख देते हैं, तो आपने नहीं वहां। मैम, वहां मैंने एक्चुअली फ्रेजल हेडिंग्स ही लिखी थी, बट आपको सेंड करना था इसलिए वो जल्दी जल्दी में जो माइंड में आ रहा था वो सब लिख के आपको सेंड कर दिया। करते हैं कि वो जल्दी जल्दी उनके अगले दिन पेपर्स होते हैं तो वो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपके आउटलाइन वाज क्वाइट प्रीटी गुड, और अल्लाह करे कि आपके हक में बेहतर हो इंशाल्लाह। सही हो गया। तो आपने तो इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। इसलिए ऑप्ट किया था बिकॉज यू हैड जेंडर, एंड ऑब्वियसली ये बड़ा अच्छा टॉपिक था। जो मैं CSS के एसएस के टॉपिक मैंने देखे थे उसके अंदर दिस वाज वन ऑफ द पोटेंशियल टॉपिक्स जो कि आई बिलीव के अच्छा किया आपने। And anything you want to ask about essay or add or anything of your experience, please go ahead. Anything you want to share? मैम मेरा एज सच आपके साथ ऐसे का इंटरेक्शन नहीं रहा, कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन ओवरऑल मैंने ये चीज देखी थी क्योंकि हमेशा मैंने यही सुना था एकेडमी में। सब लोग कहते थे कि पास्ट ईयर पेपर जो है ना उनको जरूर देखिएगा, पास्ट ईयर पेपर। तो जब मैंने 2016 से ऑनवर्ड्स ऐसे के पेपर देखे तो वहां पे स्पेसिफिकली जो 3 टॉपिक्स थे ना, एक जेंडर स्टडी से रिलेटेड टॉपिक लाजमी था हर एक में, एक डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का तो आपने बताया था ना कि सर जैद ने भी अटेम्प्ट किया था तो वो, और तीसरा ये था कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हर एक पेपर में होता है कोई भी एक। तो उन तीनों में से मुझे ये लग रहा था कि जेंडर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा ना उस पर मेरी अच्छी ग्रिप है, तो मैं कोई ऐसा टॉपिक चूज नहीं करूंगी जिसके बारे में मुझे प्रॉपरली पता नहीं है या जिसपे मेरी ग्रिप नहीं है। तो उस पे मतलब अपनी तरफ से नहीं कुछ भी लिखना, जिस चीज के बारे में नॉलेज है, ग्रिप है, उसी को उठाऊंगी और उसी पे लिखूंगी, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो। ये बहुत अच्छी अप्रोच आपकी है। ऑल्दो आपने मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन ये 2-3 बातें जो आपने की हैं बीच में कि जिस टॉपिक पे ग्रिप अच्छी हो वो करना चाहिए। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत दफा ये बात अपने क्लास में भी कही थी कि आपने भीड़ चाल का शिकार नहीं होना, जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप अच्छी है वो आप करें। और जो आपने ये पास्ट वाली बात की है, मैं ये बात बहुत कैटेगोरिकली अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ऑल्दो एस्से का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन एक वाइड रेंज का जैसे ग्राउंड होता है ना जिसमें आपको कोई हद नजर नहीं आ रही होती, बट आपको पता होता है कि देयर इज अ लिमिट। तो ऐसे का भी ऐसा ही चक्कर है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि 30 to 35 वो टॉपिक्स हैं जो कि एवर इवॉल्विंग है, तो वो आप लोग करें तो समहाउ समवेयर आप पॉसिबल आपके लिए होता है कि 2-3 ऐसे के टॉपिक्स उसमें से ऐसे होते हैं जो कि आप जिसके ऊपर एक बेहतर ऐसे लिख सकें। तो I think you have a very correct approach for essay. I don't know आपने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन I think you did follow the instructions from wherever you have studied the essay. अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ओके। बाकी हमारे साथ लाइबा हैं, सबीन है, वजिया हैं। लाइबा वुड यू लाइक टू शेयर योर एस्से एक्सपीरियंस? और आपने मुझसे पढ़ा है आई थिंक, लाइबा सना तो मैंने लाइबा मैंने बहुत नाम सुना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इज दैट द सेम लाइबा जिन्हें मैंने पढ़ाया है और इज दैट सम अदर लाइबा? वालेकुम अस्सलाम जी। लाइबा, जी मैम, मैं लाइबा ही हूँ। अच्छा वही वाली लाइबा है। मेरा ख्याल है बड़े लंबे अरसे बाद जो है वो हमारी बातचीत हो रही जी है।
लाइबा आपकी आवाज है ना वो थोड़ी कट रही है। आई थिंक आइदर यू नीड टू अपना कनेक्शन जरा एक दफा चेक कर लें आप, क्योंकि वो आपकी आवाज में जो है ना वो हिंड्रेंस। ठीक आ रही है आवाज? आप बोलें। जी मैम, मैंने आपसे ही पढ़ा हुआ है, बट मैम मैंने इस दफ़ा अटेम्प्ट नहीं दी, स्किप कर दिया। क्यों अटेम्प्ट आपने क्यों नहीं दी? मैम मैं प्रिपेयर थी, बस लास्ट बिल्कुल मोमेंट पे बिफोर नेक्स्ट डे पेपर था, तो आई डिसाइडेड कि शायद ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी और मिस्टेक्स भी आ रही थी ग्रामर वगैरह की। तो ये घर वालों के साथ डिस्कशन के बाद मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, ठीक है लाइबा, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। एंड व्हाट अबाउट वजीहा एंड सबीन? सबीन आपने आई थिंक मुझसे जो पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ी हुई है, दैट आई रिमेम्बर। आपने अटेम्प्ट दी है और या क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने आपसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, लेकिन मैंने इस पर अटेम्प्ट नहीं दी। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं दी। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? मैम मेरी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं थी, एक्चुअली मेरी रिसर्च साथ साथ स्टार्ट हो गई थी और वो मैं उसकी तरफ इतना फोकस नहीं कर रही। मैंने सारे बाकी लेक्चर्स तो मैंने ले लिए थे, लेकिन जो है वो मैंने नोट्स भी बना लिए साथ में, लेकिन मैंने खुद से अभी क्वेश्चन एक दो ही अटेम्प्ट किया होगा, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी रिटर्न प्रैक्टिस कर लूँ पहले, फिर मैं इस पर दूंगी इंशाल्लाह 22 में। चलें, ठीक है, अल्लाह ने आपको कामयाब किया। एंड व्हाट अबाउट वजीहा? वजीहा आपका व्हिच एसे आपने दिया है, नहीं दिया है? जी मैम, मैंने दिया था और मैंने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ही किया था। आई फॉल आप अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड आई ब्लीड। वजीहा आपने सुपर सेक्शन में एसे पढ़ा था ना? जी जी अच्छा, तो आपने वो वाला किया ब्लीड वाला। हाँ, आई थिंक वो बहुत अच्छा एक अप्रोच थी। इनफैक्ट मैं और सर जैद बैठे हुए बात ही आफ्टर योर एग्जाम्स हमने कहा था कि वो टॉपिक जिसने भी किया होगा उसको दो एजेस मिले हैं। एक एज ये है कि इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, तो उसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स जितने भी आएंगे उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इररेलेवेंट पे आर्ग्यूमेंट लिखा हो। because if we talk about physical world, emotional world, spiritual, any sort of a thing, तो उसमें वो चीज बहुत कनेक्शन जो था ना उसका आ रहा था। लेकिन आपने मुझे अपनी आउटलाइन नहीं भेजी थी, तो आई हैव नो आइडिया कि आपने उसमें जी, लिखा। ऐसे ही था क्योंकि जब मैंने पेपर देखा तो मतलब कोविड पे हमने बहुत काम किया था सर के साथ भी और वैसे भी, तो मेरे माइंड में था कि शायद मैं कोविड पे लिखूंगी। और जब मैंने पेपर देखा कोविड पे जो टॉपिक था वो थोड़ा सा मतलब लिमिटेड सा था। फिर ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक था जो मतलब हैंडी था, मैं कर सकती थी, लेकिन मैं फिर भी मतलब हो रही थी कि शायद मेरे पास उतने अच्छे रेफरेंसेस या आर्गुमेंट्स नहीं होंगे इसको हैंडल करने के लिए। और जब मैंने ये देखा तो मुझे यही वो वाली बात के बहुत ओपन वाला था टॉपिक के, लाइक कुछ भी इसमें चीजें ऐड की जा सकती थी। बहरहाल आउटलाइन के जी जी आउटलाइन मैंने नहीं लिखी, तो वो मैं आपको कर दूंगी बाद में। अब भैया मैं इसके अंदर ना एक चीज आपको क्लैरिफाई करूं। आई हैव नो आइडिया अभी आपने आगे वाली देनी है नहीं देनी, लेकिन चीजें जो है ना वो पता होनी चाहिए। जैसे आपने कोविड वाली बात की ना कि कोविड का टॉपिक बड़ा लिमिटेड था, ये जुमला ना मुझे ऐसे के दो स्टूडेंट्स ने कहा कि यार इतना कुछ था इनके पास, इकोनॉमी थी, सोशल लाइफ थी, इतना कुछ था, इन्होंने जी जी साथ जो है वो जो जोड़ दिया। तो मैंने यही वाली बात है उन सबको कही। मैंने कहा हमारा थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि हमें लगता है जब हम लोग रिसर्च सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जी जी रिसर्च है जो लेबोरेटरी में या तो साइंसदान कुछ कर रहे हैं या कोई जो होती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया एंड देन इट टर्न्स आउट कि वो सब मेरी बात से अग्री किए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि क्या वहाँ पे बैठ के इकोनॉमिक रिसर्चर्स, फिजिकल हेल्थ रिसर्च, सोशल रिसर्च, देखिए ये सारी जितनी भी हमने कोविड के मुतालिक चीज़ें पढ़ी थी कि जी उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट है, मतलब आई थिंक कोविड में ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, फ्रॉम डिजिटलाइजेशन टू आवर पर्सनल लाइफ टू फैमिली लाइफ, एवरीथिंग। और
एक बात मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में हर चीज के ऊपर रिसर्च होती है, फ्रॉम सोशियोलॉजी टू मेडिसिन, एवरीथिंग। तो मुझे पर्टिकुलरली कोविड-19 वाला टॉपिक देख के लगा कि यार ये इट वाज, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कोविड-19 टॉपिक वाज एज वास्ट एज दिस टॉपिक जो आपने किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी चॉइस गलत थी, मैं सिर्फ आपको एक अदर साइड ऑफ पिक्चर भी दिखा रही हूँ कि अगर आप दोबारा अवेयर हों या आप दें तो आपको पता हो कि जो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे रिसर्च वाली, इनको फॉर योर ओन बेनिफिट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अंदर इकोनॉमी, मैम जी इवन सियासत यदि हम पॉलिटिकल रिसर्चर्स को जो है वो अब इस तरफ जाना चाहिए कि जी गवर्नेंस को किस तरह से बेहतर करना है, हमें इस तरह के सुप्रा नेशनल जो इश्यूज होते हैं, कोविड-19 में तो सुप्रा नेशनल प्रॉब्लम, इट वाज नॉट अ लोकल प्रॉब्लम और नेशनल प्रॉब्लम, इट वाज अ सुप्रा नेशनल प्रॉब्लम। तो अब हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सुप्रा नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रिसर्च की तरफ आना चाहिए। सो इट हैड एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स एज पॉसिबल। लेकिन बस वही हुआ कि जो पेपर देने वाला भी था उसने भी जो है वो रिसर्चर्स डाल के जो है वो कहानी को जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट देखा और सब उस ट्विस्ट में आए। मैम एक्चुअली पता है क्या हुआ था कि थोड़ा सा एक मिस्टेक ये हुई थी मेरे से, मतलब जो मुझे फील होती है कि मैंने प्रैक्टिस कम की, पर्टिकुलरली कि एक होता है ना कि आप फुल एसेस लिखते हो। अब जब मैं रफ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी तो मैंने पहले इस टॉपिक को ट्राई किया, लेकिन वही आप वाली बात कि मैंने उसको सिर्फ रिसर्च के पर्सपेक्टिव में पहले सोचा और मैंने उसको इकोनॉमी से चले लिंक कर दिया कि ठीक है हमारी फंडिंग वगैरह इतनी नहीं होती जिसकी वजह से हम इस तरह से यूनिवर्सिटीज में वो लैब और आगे से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं वो सारा कुछ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इसको उस लेवल पे अटेम्प्ट नहीं कर सकूंगी जिस लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने बस फिर इसको ड्रॉप कर दिया। पढ़ाती भी थी ना, तो मेरा आप लोगों के साथ जो एक वो भी होता था, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्टनेस भी दिखाती थी। उसका पॉइंट यही था, जो चीज मुझे बॉदर करती थी वो ये थी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं, मुझे ये लैक ऑफ प्रैक्टिस जो थी वो एक्सेप्ट ऑफ 2-3 स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैच मुझे बहुत लोगों में फील होती थी। और मैं अक्सर इस चीज से कंप्लेन भी करती थी कि यार आप लोग सिर्फ लेक्चर को सुनने के ऊपर आप लोगों का ध्यान होता है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सर्टेन लेवल की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना मल्टीपल टॉपिक्स के साथ, जब आप, और ये सिर्फ ये भी नहीं होता, ये टू एवरीवन हु इज लिसनिंग जिसने बाद में भी कभी अटेम्प्ट करना है, ये प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने किताब पढ़ ली तो अब आप इतना मुश्किल टॉपिक अपनी आंखों के सामने रख के बैठ गए कि चलो यार अब इसको सोचो। नहीं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप पहले बाकी जो अच्छी आउटलाइंस हैं आपके सीनियर्स की, उनको देखें कि उन्होंने किस तरह से जो है वो चीजों को ब्रेक डाउन किया हुआ। देखो कभी भी आपको ए से लेके जेड तक पहुंचने के लिए बीच में जितनी अल्फाबेट्स होते हैं सबको क्रॉस करना पड़ता है, आप एकदम से टर्शियरी लेवल पे नहीं पहुंचते। सो मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने सीनियर्स की मुख्तलिफ किताबों में सिर्फ आउटलाइंस को देखें कि अच्छा यार इसने इसको किस तरह से ब्रेक डाउन किया हुआ है, फिर आपके आइडियाज आपके दिमाग में रहते हैं। तो ये वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो कोविड-19 वाला टॉपिक था, मैं पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में ये था, जो मैंने मॉक में भी दिया था, वो ये था कि जी इकोनॉमी से रिलेट कर देंगे। अच्छा, अगर वो इकोनॉमी से कोविड-19 को रिलेट करते तो वो मुश्किल होता, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ सारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव दिखने पड़ते हैं। मैं पर्टिकुलरली, मेरी जान जाती है इकोनॉमी के टॉपिक से, मुझे नहीं पसंद पर्टिकुलरली। फिर सोशल का भी मसला ही होता है, नहीं, सोशल हमने तो सर अकबर ने हमें बकायदा इस टॉपिक पे नोट्स बनवाए थे, इकोनॉमी के इम्पैक्ट और फिर सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट और अलग-अलग से ना, और हर पे हमने तकरीबन 15 to 17 आर्गुमेंट्स तैयार किए हुए थे। लेकिन पता नहीं वहां जाके मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई। डालना था, मतलब आपने, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट पे रिसर्च होती है। अभी आप लिटरली सोचते हैं, मैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ देख रही थी, तो क्रिमिनोलॉजी स्टार्ट कह रहे हैं कि जी पता नहीं कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो उसको उसके नाम को स्टार्ट किया था, तो व्हाट वाज दैट, वो रिसर्च थी ना। एवरीथिंग यू स्टडी, जी यू एनालाइज एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो ये तो कोविड पे तो अगर कोई अटेम्प्ट करता है, वैसे मुझे अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं है, मेरे अपने स्टूडेंट्स में भी और बाकी बाहर के लोगों में भी तक ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने कोविड अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि मेरा ख्याल है वो सबका पॉइंट उसमें वही था कि यार रिसर्च डाल दी है, अब पता नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं इस बारे में, लेकिन खैर दैट इज बेसिकली हाँ, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। कोविड-19 का जो है ना, रिसर्च का वर्ड जो है ना थोड़ा सा उन्होंने ऐड किया, तो इसमें बताना यही था कि कोविड-19 की वजह से जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ये फॉलोइंग इम्पैक्ट्स जो हैं उनके बारे में मतलब कि काफ़ी कॉन्शियस हैं। इसी तरह जो सोशल थिंकर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट फॉलोइंग सोशल इम्पैक्ट्स और रेमेडीज, ठीक है।
इसी तरह जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना था। डॉक्टर्स, जैसे अगर सोशल की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है, वैक्सीन का जो इशू चल गया उसकी इन्वेंशन और ये सब कुछ, तो यही चीज़ें आपने जस्ट उसको बताना था। तो बस यही है कि उसने थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज किया एक रिसर्च का वर्ड डाल के, बाकी तो सर उसमें यही था एवरीथिंग। सर वही ना, उस टाइम ये लग रहा साइमा ने था कि अब आउटलाइन ये बनाई है। 100 मार्क्स कैसे कैसे लिखा जाएगा इस पे। नहीं, साइमा ने आउटलाइन बनाई है, तो उसकी आउटलाइन जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, उसी ने यही इसी टॉपिक पे ऑप्ट किया है। हाँ जी, तो उसने काफ़ी अच्छी आउटलाइन ओके। बनाई है, तो सिर्फ उसमें एक डेढ़ पॉइंट मिसिंग था, तो बाकी काफ़ी अच्छी उसने इसी आइडिया को पिक करके वही जो कुछ पढ़ा हुआ था वही लिखा है, लेकिन उसकी मेन हेडिंग्स हैं और वही जार्गन यूज़ किए हैं जो कि उसने स्टेटमेंट में आए हैं। तो यही ट्रिक्स होते हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल बिल्ड होनी चाहिए बच्चों की ना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह होनी जी सर चाहिए। ठीक है। तो एनालिटिकल स्किल्स की वजह से जो है ना, आप अपने नॉलेज को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मोल्ड करते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो बहुत कम ही होती है, जस्ट वर्डिंग चेंज होती है। तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्किल। तो यू पीपल नीड एनालिटिकल स्किल, ठीक है, आप लोगों को एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है। तो जी सर ठीक है। ये चीज़ें हैं, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स की बजाय जो है ना, आप भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। और हाँ, यू हैव बिगर, आपने तो मेरे ख्याल से ऑप्शनल तो आप भी बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्या किया है जेंडर में और आपका क्या ओवरऑल है। मैडम मरियम जी हमारे साथ अवेलेबल हैं। मैडम आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। बच्चे तो सर। आज जो है, वालेकुम सलाम, बच्चे तो जो है ना, शायद सेशन काफ़ी डिले हुआ है, इस वजह से लेट हो गए। तो चलें, जो भी बच्चे अभी अवेलेबल हैं, तो मैंने तो बातचीत कर ली है। तो बस ये है कि बच्चों को मैंने बता दिया है, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो आप जो है उसको, मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों के पास है, वो उनको जो है दे दीजिएगा, रजिस्टर करवा लेंगे वो। और इंशाल्लाह बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह जो है एकेडमी जो है आपके लिए हर एंगल से जो है अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, आप लोग जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर लें, ठीक है ना? जी सर राइट, थैंक यू। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर अल्लाह हाफिज। जी मैम, अस्सलाम खदीजा वालेकुम कैसी हैं आतिफ। आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाएं कैसा चल रहा है आपका सीएसए? आई सॉ योर पिक्चर, माशाल्लाह। आप जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की जो है वो एपिटमी हम सबके लिए जो है वो एक एग्जाम्पल। अल्लाह मियां आपको मजीद दे, कामयाबी दे और हम सबको थैंक अपने यू, मकाम तक पहुंचाए। थैंक यू, थैंक यू। खुदा करे कि आप लोग भी जल्दी जल्दी हमें ये वाली पिक्चर सेंड किया करें। बिल्कुल मैडम, आप उससे ऊपर ही रहेंगी क्योंकि ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर आप हमें मजीद बेहतर पिक्चर सेंड कर रही होंगी। चले, एक ही बात है, कोई पहले किसी को मिल जाता है, किसी को बाद में। एक ही जैसी होती हैं सारी चीजें। खुदा फॉलो करे कि आगे। ऐसे ऐसे है मैडम, ऐसे ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप बताएं बच्चों के आप क्या इस टाइम जो है वो उन्हें बताएंगी? इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपेयर हुए हैं, दो ऐसे हैं जो अपेयर हुए हैं, दो ऐसे हैं जो अपेयर नहीं हुए। पहला तो मेरा ख्याल है आप उनसे अपना जेंडर अगर किसी ने पढ़ा है तो आप पहले वो देख लें, और फिर क्या आप बच्चों को इस टाइम पे मोर गाइडेंस देना पसंद करें? मेरा एक सेशन इनके साथ हुआ था इनफॉर्मल सा, जिसमें मैंने ये एसेस के बच्चों ने आउटलाइंस में से डिस्कस की थी, और ओवरऑल पेपर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीजें। तो यही बच्चे थे उस दिन भी क्लास में, आई थिंक लाइबा, रोज, वजीहा और मैम जी मैं सबीन। नहीं थी उस दिन। अच्छा हाँ, आप नहीं थी, साइमा थी शायद। तो अच्छा, कैसा रहा मैं भी नहीं एंड्रोज थी उस आपका? दिन। सर के साथ किया था। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग सारे थे। अच्छा चले, खैर।
मैम जी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जैसा आपने तैयारी कराई उससे बहुत बढ़ के पेपर सॉल्व करने को मिला। फिर लास्ट टाइम टिप्स जो आपने दिए हैं, लास्ट मोमेंट टिप्स, वो भी बहुत काम किए। और स्पेशली वो जो चॉकलेट और कैंडीज वाली टिप थी वो तो मेरी फेवरेट थी। लाइक ड्यूरिंग पेपर ऐसे अच्छा ऐसे मोमेंट्स थे पेपर में जिनको बाद में ना लिटरली घर बैठ के जब मैं सोचती थी मुझे खुद हंसी आ जाती थी कि मैंने किया क्या। आप यकीन करें कि ड्यूरिंग द जेंडर स्टडीज पेपर मुझे बहुत ज्यादा इट लिटरली लाइक कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कैंडी खोलती थी और सुपरिटेंडेंट के बिल्कुल सामने मेरी सीट थी। उस दिन मेरा फर्स्ट सीट था और वो बेचारा मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कैंडी के पेपर पे कुछ ना कुछ लिखा हो। तो जब मैंने तीसरी कैंडी ओपन की तो उसने फीमेल इन्विजिलेटर को भेजा कि आप चेकिंग करके आए। वो लिटरली मेरे ओह पास आई तो अच्छा उन्होंने पूछा कि कैंडी के रैपर पे इज देयर समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा मैम ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ जेंडर के पेपर में ना मुझे मीठे की बहुत ज्यादा जरूरत होती। उस टाइम पे वो मेरे पास आई, मैंने उनको कहा आप भी एक कैंडी लें क्योंकि जेंडर स्टडीज का पेपर है। उन्होंने स्माइल किया, कैंडी ली और वो चले गई। एंड लिटरली उसके बाद मैं कहूँ कि वो जो 1 मिनट आखिरी था जिसमें मैंने कैंडी दी एंड आई वाज लाइक कि वाकई ये जेंडर स्टडीज का पेपर था और कैंडी बनती थी उनकी। अच्छा अच्छा चले अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये याद रहेगा आपको हमेशा। और एग्जैक्टली मैम, ओवरऑल बहुत अच्छा था। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? 50% एग्रीगेट बन जाएगा ना आपका एन? उम्मीद तो है मैम जी, उम्मीद तो पूरी है क्योंकि सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए एक्सेप्ट फॉर यूएस। यूएस का पेपर ऐसा था जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक ऐसे ऐसे थे जो मैंने किए हैं। क्योंकि हिस्ट्री वाले टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के 2-3 थे ना वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। और सिर्फ यूएस हिस्ट्री का एक ऐसा पेपर था जिसमें मैंने सारे एस्पिरेंट्स को बहुत पैनिक देखा। तो मैंने उसमें से जो यूएस इलेक्शंस और उसके बाद वो बाद के टॉपिक्स थे मैंने वही अटेम्प्ट किए। तो उम्मीद तो है कि पेपर जिस तरह से अटेम्प्ट हुए सारे के सारे, आई एम वेरी होपफुल कि खुदा करे हो जाएगा। बट चलें स्टिल अच्छी आई एम बात है। नॉट क्विटिंग ऑन इट और मैं दोबारा इसको कर रही हूँ प्रिपेयर कि इन केस अगर एग्रीगेट खुदा हाँ बनता है तो फिर एंड आपकी जो आवाज है ना वो उसमें गो काफी विद इट। एक्चुअली हमारे पास दो और लोग आए हैं, मुजाहिद एंड सबा। मुझे आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं कि सबा आपने पेपर्स दिए हैं नहीं दिए? मुजाहिद आप, आई हैव heard your name for the very first time. I have no idea which subjects you have opted and आपने पेपर दिए हैं या नहीं दिए? Can you guys please unmute yourself and tell? अच्छा ओके, सबा ने पेपर्स नहीं दिए। व्हाट अबाउट मुजाहिद? सबा क्यों नहीं दिया? आई थिंक आपने तो पढ़ा भी हुआ है, मतलब आई थिंक यू वर इन सुपर सेक्शन। तो व्हाट वाज द वन you thought? मुजाहिद इज माय स्टूडेंट, उनको मैंने अपने ग्रुप में लिंक शेयर किया था, शायद वहां से उन्होंने ज्वाइन किया और मुजाहिद ने पेपर भी दिए हैं मेरे ख्याल से। मुजाहिद दिए ना आपने पेपर? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी मैंने पेपर दिए हैं, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आईआर था, यूएस हिस्ट्री थी, आई लॉ और पंजाबी एग्रीकल्चर। अच्छा मुजाहिद आप बता सकते हो आपने ऐसे कौन से किया था और जो किया था व्हाई डिड यू और क्या आपको और आपने कहाँ से पढ़ा था ऐसे? जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन। सही। तो आपने जेंडर इक्वालिटी पे आई थिंक इसलिए किया तो क्योंकि आपने मैंने इसके अच्छा
जी 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 बोलिए। मैंने देखा है कि एक दो ऐसे मैंने देखे, मुझे जो वाटर वाला था ना वो कोटेशन टाइप लग रहा था, इस वजह से मैंने उसको पिक नहीं किया। उसके बाद ना जेंडर इक्वालिटी भी मैंने वैसे किया हुआ था, ऐसे ही मैंने इसकी आउटलाइन बनाई थी और इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था पहले एक दफा। तो इसको मैंने स्लोगन अप्रूव करने की कोशिश की, और जो मेरे पास थे आर्गुमेंट्स वो मतलब मैं देता गया हूँ। एंड पे स्लोगन नहीं है, ये प्रैग्मेटिक। ठीक है। मैम आवाज क्या इशू आ रहा है? मुजाहिद आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी आई थिंक डिस्टॉर्ट हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे पास कनेक्शन इशू है या सबके पास है। कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इशू है कहाँ पे? अब आपकी जी आवाज जो है वो मैम इनकी आवाज खराब आ रही है। क्या आ रही है खराब, मेरी या मुजाहिद की? मुजाहिद की खराब आ रही है, आपकी तो ठीक है। वो ना मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा तो मुजाहिद आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और उन सब चीज़ों का कैसा रहा? ऐसे का तो आपने बता दिया। मेरे जो एमसीक्यूज मतलब ओवरऑल मेरे ठीक होते हैं हर पेपर में। मैम आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है, आ रही क्लियर आ रही है? जी, अब क्लियर आ रही है। चलें ठीक। तो प्रेसी का पेपर जो है ये मुझे टफ लगा थोड़ा सा। बाकी प्रेसी मेरी ठीक हो गई है, मैंने उसको देखा है, प्रेसी ठीक हो गई है। उसमें मेरा ना टाइम मैनेजमेंट इशू बन गया था कि मैंने प्रेसी दूसरे नंबर पे उठा ली थी, तो इस वजह से ना मेरा एंड पे जाके जो ट्रांसलेशन थी ना वो ठीक नहीं हुई। टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ही सीएसएस के पेपर्स में, तमाम सीएसएस के पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो एक स्किल होता है जो ओवर द पीरियड ऑफ वन जो टाइम होता है वो आपने करना होता है। वी हैव एन अदर स्टूडेंट फुरकान आई थिंक मैं आपको भी नहीं जानती ना, मैंने आपको पढ़ाया है। वुड यू प्लीज लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल कि आपने पेपर्स दिए हैं नहीं दिए एंड फुरकान थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने भी पेपर्स दिए हैं, ताकि बाकी बच्चों के साथ थोड़ा सा हो। कहाँ से आपने तैयारी की, कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन सा ऐसे आपने ऑप्ट किया, क्यों ऑप्ट किया और किस तरह की आपने उसकी आउटलाइन बनाई, थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दें। आपको चैट्स में नहीं, आप अनम्यूट करके बता दें। चैट सब पढ़ते नहीं हैं और यू कैन यू आर अनम्यूटेड, आप बस बता दें। आई थिंक ये इनका इशू रहता है माइक का, जहां तक मुझे याद है, तो शायद कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अच्छा, चलें आई थिंक तो टाइप कर देंगे फिर। किसी और स्टूडेंट को कोई और आप में से अभी जो लोग जिन्होंने अपेयर होना है, अभी जो लोग अपेयर नहीं हुए, उनके लिए मैं एक छोटी सी एडवाइस के देना पसंद करूँगी कि देखें सी एस एस इज समथिंग, ये मैम मरियम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, वो भी आई थिंक मेरी बात अग्री करेंगी कि सी एस एस की ना लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ऑल्दो वी नो दैट देयर इज अ ग्राउंड और उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन हम लिमिट देख नहीं सकते। सेम गोज विद सीएसएस। तो ऐसा होता है कि 100% तैयारी आपकी कभी भी नहीं होती। दिस इज समथिंग जिन्होंने आज तक आई थिंक सीएसएस टॉप भी किया होगा वो भी ये बात कहते हैं, क्योंकि हमने 100% तैयारी नहीं की। बिकॉज इतना वास्ट है कि आप उसे बिल्कुल 100% नहीं कर सकते। लेकिन 70 to 80% ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बल्कि 80 to 90% सब्जेक्ट जो है वो आपने अगर किया हुआ हो, 3 दफा आपने रिवाइज किया हुआ हो, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी आप में से जितने भी लोगों ने जो है वो नहीं अटेम्प्ट किया, आप लोगों की मैं वसूख से कह सकती हूँ कि 50% प्लस तैयारी तो होगी। तो अभी आपने ना इसको यहाँ छोड़ नहीं देना कि जी अच्छा ठीक है अब हम इसको दोबारा अगस्त में देखेंगे कि अब हमने कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो 6 महीने करके
जो है वो CSS पास कर लेते हैं। डोंट डू दैट। आपने इसको अपने इस वाली चीज को कि हम अपेयर नहीं हो सके फॉर एनी रीजन, इट कैन बी एनी रीजन, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, या आपको लगा हो कि हमारी तैयारी नहीं है, मल्टीपल रीजन होते हैं ना किसी डिसीजन के। तो आपने ना टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड वैसे ही तैयारी करें कि जी बस अब मेरा पर्चा है। तो अगर आप ये चीज दिमाग में रख जी बस अब मेरा पर्चा है, तो यू हैव 11 months, अभी अब मार्च है तो अगले साल फरवरी में होना है पेपर, तो यू हैव 11 months to do that. So once you would be having 11 months, तो आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है, एंड देन आप अपने MCQs को बेहतर कर सकते हैं, रेफरेंसेस को, राइटिंग को, टाइम मैनेजमेंट को। देखिए एक बात जो है ना वो मैं बहुत ही कैटेगोरिकली बता दूं कि इफ यू कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क तो देयर इज नो सच थिंग जो कि नहीं हो सकती, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहता। अगर आपका एक तवक्कल हो कि जी हम ये कर सकते हैं, ठीक है, हार्डशिप्स आती हैं, मुश्किलात सबकी आती हैं, ये कोई बचपन नहीं है आपकी जी थिंग्स छोटे छोटे मसले हो तो वो इजीली सॉर्ट आउट होते हैं, ऐसा नहीं होता। थिंग्स डू गेट डिफिकल्ट, डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली इश्यूज, पर्सनल लाइफ होती है, और हर चीज को साथ लेके चलना पड़ता है। इट इज ऑलवेज दैट, वो अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। तो बेसिकली इफ यू कीप ऑन थिंकिंग कि जी मैंने करना है, तो वो जो आप लोगों की पिछले साल की मिस्टेक्स हैं, जैसे किसी ने कहा कि जी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, किसी ने कहा हमारे एनालिटिकल स्किल्स इतने नहीं थे, किसी ने कहा हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, तो अब देखिए ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फेलियर्स एट ऑल। फेलियर तब होता है जब आप प्रोग्रेस ना करें, अपनी गलती से सीखें ना, एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। लेकिन अगर आप से गलती हुई एंड यू लर्न फ्रॉम इट एंड आपने कहा ठीक है ये पाथवे मैंने इस तरह से चूज किया था, नाउ आई हैव टू इम्प्रूव माय मिस्टेक, देन दैट इज नॉट अ फेलियर, दैट इज जस्ट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक एंड अ थिंग टू लर्न कि हाँ यार ये गलती हुई थी, अब ये गलती नहीं करनी। सो फॉर ऑल दोज जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, आप लोगों को भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने तक किताबें छोड़ के बैठ नहीं जाना कि चलो यार अब जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, बिकॉज द रिजल्ट आता है अक्टूबर में, ठीक है। अब मेरी दुआ है कि आप लोग पास करें, लेकिन अगर आप पास करते हैं या खुदा न खास्ता नहीं भी करते तो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट पे गिव अप नहीं करना। सो यू नीड टू कीप in touch with your studies, with everything, with the practice and all। और जिन्होंने नहीं किया, आप लोगों के पास तो मजीद मोटिवेशन फैक्टर है कि हमने तो किया ही नहीं, तो हमने तो करना ही है। That was it from my side। अगर मैम मरियम कुछ ऐड करना चाहती हैं, कोई और स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहें। मैम मरियम आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, फुरकान ने शेयर किया कुछ के पेपर्स नहीं दिए इस बार। चलें कोई बात नहीं है। इफ यू फील कि आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना अपीयर हो, क्योंकि अटेम्प्ट जाया करने वाली बात होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं फिर अपीयर ना होने के, उनको फोबिया हो जाता है, CSS फोबिया। तो आपने ये स्ट्रेस नहीं लेना है, CSS फोबिया में नहीं आना है। और जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं उनसे मैं सेकंड करूंगी मैम खदीजा की बात को कि आप लोगों ने अभी छोड़ नहीं देना है। एक दिन ग्रुप में बात कर रहे थे कि कब से स्टडी स्टार्ट करें, तो आई सेड आज से। तो वो इसीलिए कहा था कि आपने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, आपने अभी से स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन। इन केस आपका क्लियर हो जाता है तो वो आपके इंटरव्यू की तैयारी है, अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो वो आपके नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। आपने बीच में गैप ना लें। तो बाकी ये है कि जो आपने पहले पढ़ा होता है वही आपका जो है वो बार बार रिवाइज करने से और बेहतर होता जाता है। सब्जेक्ट्स को भी बार बार स्विच ना करें, एक ही दफा अक्लमंदी के साथ सोच समझ के अपने सब्जेक्ट्स फाइनल करें और उन्हीं के साथ रहें आप। तो बाकी ये है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों ने चलना है, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जैसे वो एडिटोरियल्स को रीराइट की एक्सरसाइज हमने शुरू करवाई थी आप लोगों को, वो जरूर करें। कोशिश करें कि वो उसके नोट्स अपने बनाएं अलग से। और मेरे ख्याल से तो जो द ग्लोबल पॉइंट मैगजीन है वो बेस्ट है, उसी को फॉलो करें आप। और इसके अलावा कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो तो हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर्स हैं आपके पास, आप पूछ लिया करें। आप लोगों को इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई कर दिया करेंगे हम। और बेहतर ये है कि जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उसके टेस्ट जरूर दें। इस दफा मेरा ख्याल है कि सर को स्ट्रेटेजी सोच रहे थे कि शायद
टेस्ट वालों के लिए अलग से भी जो है वो पैकेज एक रखा जाए कि जो सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, जिन्होंने लेक्चर पहले लिए हुए हैं, तो उनके लिए जरा इजी हो जाता है कि वो सिर्फ टेस्ट दे दें। तो आप लोग अगर उस तरह का कोई कुछ चाह रहे हैं तो आपकी फीडबैक बहुत ज्यादा अहम है, वो आप लोग करेंगे, बताएंगे हमें, तो फिर उस तरह से भी कर लेंगे। टेस्ट जो है वो टेस्ट का सेशन आप लोग अलग से यानी कि दे सकते हैं उसमें। तो वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा टेस्ट की करेंगे आपका, उतना ज्यादा हाथ साफ होगा ना। तो फिर आपका जो है वो आप खुद पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, कहाँ पे आपकी कमजोरी है, कहाँ से आपने उसको ठीक करना है। तो इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहूंगी। मेरे ख्याल है मैम खदीजा इज ऑल्सो डन। तो बाकी जो आप लोगों के क्वेरीज हैं, अगर अभी पूछने वाले हैं तो भी पूछ लें, अदरवाइज ग्रुप में आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा। जी, मैम अस्सलाम वालेकुम मैं मैम। एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। जी प्लीज। जी मैम ये जो मैं हम ये बात की पूछना, ना टेस्ट चले सेशन आप कर वाले, लें। जैसे जी जी क्या आप बोलें? तो अगर ये हो जाए जैसे कि जो हम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दे लिए हैं या जो मतलब देने के बाद भी रखना चाह रहे हैं एज एन ऑप्शन के वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, तो टेस्ट सेशन तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं पहले भी सर से बात करना चाह रही थी। वजह सर तो अभी यहाँ पे नहीं है, आप उनके पर्सनल नंबर पे कर लें बात। टेस्ट सेशन ऑब्वियसली प्लान जो होगा वो डिस्क्लोज तो हो ही जाएगा। तो आपके पास जो भी सजेशन है या तो हमें दे दें, हम सर तक पहुँचा दें, या अगर आप ऑब्वियसली सर से खुद बात करना चाहती हैं तो मोर देन वेलकम। सर तो अभी नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, वो मेरी साइड पे शायद इंटरनेट का कोई इशू है। बढ़िया आ रही है। जी मैम, मैं बस यही कह रही थी कि हमारा जो टेस्ट सेशन अगर कर लें, रिपीटर्स हुए उनके लिए। तो हाँ, वो तो अभी आपके पास, मैंने जैसे कहा ना कि आपके पास कोई पर्टिकुलर सजेशन है तो वो आप आपकी कर सकते, और वरना टेस्ट सेशन निकाला जरूर हो जाएगा। टेस्ट सेशन अगर मैं वैसे एक और आपको एक बताऊं, अगर टेस्ट सेशन मतलब वो तो जैसे देखें हम एक करने की, दो करने की, तीन करने पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है कि आपने जो आप पहली दफ़ा अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके पास पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा कुछ होता है कि आप सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को जो है वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मैं तो ये भी रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि जितने पास्ट पेपर्स हैं जस्ट उन्हें निकालें और उनके क्वेश्चन की आउटलाइन बनाते रहें। इवन अगर आपने एक दफा आउटलाइन बना लिया, फॉर इंस्टेंस आपने इकोनॉमी रिपीट की, रिवाइज किया, आपने एक आउटलाइन बना ली, अब आपने 3-4 और टॉपिक्स भी रिवाइज किए, तो आपको वहां से मजीद आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं जो आप सोचते हैं यार ये भी उसके साथ इस तरह से मिक्स करके डाला जा सकता है। तो फिर आप दोबारा उस वाले क्वेश्चन की आउटलाइन बनाएं। आपको अपनी खुद जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, देखिए जब मैं आपकी कोई क्वेश्चन चेक करूंगी ना, इसमें मैं एक बड़ी टेक्निकल सी बात आप बता दूं कि जब मैंने फॉर इंस्टेंस आपने मुझे एक सवाल दिया इकोनॉमी में, फॉर इंस्टेंस आपने दिया थी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, अब वही उसके 6-7 आर्ग्यूमेंट्स है, मैंने आपको देख के मैं कहूँगी हाँ यार बातें सारी सही लिखी है, लेकिन ये आप बेहतर समझ सकती हैं कि आपने किस लेवल की तैयारी की है और आपके किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके किस तरह के नोट्स हैं, और उन नोट्स से आप बेहतरीन आंसर किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए एक होता है नोट्स मीटिंग करना, एक होता है नोट्स से बेहतरीन आंसर एक्सट्रैक्ट करना, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आता है। तो उसके अंदर अगर आप टेस्ट सेशन तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मैं आपको एक दे रही हूँ कि आप खुद भी जो है ना वो क्वेश्चन को उनके आउटलाइन को बनाएं, देखें मैं इसमें क्या है, कुछ चीजें डाल मुजाहिद यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। जी मैम, मैंने ये डिस्कस करना था कि मैंने ना पहले पीएमएस दिया था इस दफ़ा, तो मेरा ऐसे उसमें पास था, वो आसान होता है, लगा मुझे भी 55 मार्क्स मेरे ऐसे में आए हैं। माशाल्लाह। और इस दफ़ा जो मैं सीएसएस दिया ना, मैंने इससे पहले ना बीई पेपर की, ग्रामर के पेपर की बहुत तैयारी की है। मेरा फोकस था उस पर भी, मेरी प्रेसी फेल हुई है पीएमएस में भी, इसमें मेरा फोकस यही रहा कि मैं ना बीई पेपर जो है ना इसको इंशाल्लाह जो इस दफ़ा निकालना है। लेकिन पेपर दे के मुझे प्रेसी में कॉन्फिडेंस रहा है कि वो मेरी बहुत अच्छी हो गई है। बाकी मेरा पेपर मुझे तकरीबन करेक्शन भी मेरी मतलब काफ़ी गलत हो गई हैं। जो सिनोनिम और एंटोनिम थे, उनमें मुझे कोई भी नहीं आता था। ऐसा मुझे लग रहा था कोई भी नहीं आता, लेकिन मैंने वो जस्ट प्रीफिक्स और फिक्स की वजह से ऐसा कोई मतलब मिलाप बना के मैंने उनको सॉल्व किया और मेरे 7 से 8 वो ठीक हैं, मैंने देखे हैं। और सेकंड जो चीज़ थी, जो ट्रांसलेशन है, वो भी नहीं ठीक हुई।
तो मुझे अभी भी ना मैं समझता हूँ कि मेरी जो ग्रामर है ना वो बहुत ही वीक है। इसके लिए मुझे कोई सजेशन दें कि मैं क्या करूँ कि मेरे जो ग्रामर या वोकैब है या हालाँकि मैंने सीएसएस के जो पास्ट पेपर से तकरीबन मैंने 30 इयर्स के सॉल्व किए हैं। फिर भी मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला जो मतलब मिलना चाहिए था। अच्छा मुजाहिद, इसके अंदर जो है ना वो मैं हमेशा से एक बात कहती होती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल सीएसएस को करने का खुद भी जो मैंने पेपर दिया था उससे भी मुझे टेक्निक गई थी। और ये एक बेसिक जिंदगी का फॉर्मूला होता है कि जैसे अब आपने अगर खाना बनाना है तो उसके लिए पहले आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स अच्छे भी होने चाहिए, फ्रेश भी होने चाहिए। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स फ्रेश नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आप कभी भी एक बेहतरीन खाना नहीं बना सकते। ये एक बहुत ही कैटेगोरिकल चीज है। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे एंड प्रेस्टी बोथ, सैडली मैंने कमर्शियलाइज सीएसएस एकेडमी में चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि वो पहला लेक्चर ही आगे स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक प्रेस्टी, और ऐसे के अंदर भी पहला होता है कि हाउ टू मेक द आउटलाइन। मैं पर्टिकुलरली ये बात समझती हूँ कि हम सब लोग ऑल्दो वी ऑल आर ग्रेजुएट माशाल्लाह, लेकिन अक्सर लोग तो ग्रेजुएट से भी ऊपर है हमारे यहाँ, लेकिन द प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी मैम खदीजा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं इजाजत चाहूंगी, मेरी 10 बजे एक और मीटिंग है, सिंडिकेट हमारी कल प्रेजेंटेशन है, तो मुझे उधर ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। चलें, एनी थैंक यू वेरी मच। तो आप मैम हैज लेफ्ट। जी थैंक यू। जी हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सो सॉरी, मच। नहीं राइट, नो, आप यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। चलें, थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज। अच्छा, तो मुजाहिद आई वाज टेलिंग यू दैट कि हाँ, हमारे साथ होता यहाँ पे ये है सैडली अकेडमीज के अंदर के जो है वो, हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ना प्रेसी हाउ टू क्रैक प्रेसी से स्टार्ट करते हैं, which is a very wrong approach। बिकॉज़ सैडली है कि हमारे साथ ये तो हम सबके लिए ही इंग्लिश जो है वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज है। अच्छा, अगर इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज ना भी हो तो क्या हम लोग उर्दू जो बोलते हैं नॉर्मली वो ग्रामेटिकली करेक्ट होती है? नहीं होती। अगर आज आपको उर्दू का पर्चा भी करना पड़े और उसको ग्रामेटिकली चेक किया जाए, मेरा ख्याल है आप उसमें इंग्लिश को ज्यादा गलतियां करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रॉब्लम ये आता है हमारे यहाँ से, लोग बस कि 6 महीने में कोर्स कवर कराना है तो 6 महीने में किसी की तैयारी कर ली। आपको एक बेसिक प्रायर इंग्लिश को थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो उसके अंदर जब मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वैसे, तो पहले मैं कोई 6-7 लेक्चर्स जो है वो उनकी किसी चीज पर होते हैं, क्योंकि जो बेसिक ग्रामेटिकल स्किल्स हैं वो आपके ठीक है, बेसिक टेंसेस जो है ना वो आपके ठीक होते हैं। बेसिक टेंसेस के ठीक होने के साथ साथ वोकैबुलरी की जो आपने बात की, वोकैबुलरी को करने का एक प्रॉपर तरीका है जो कोई भी नहीं सिखाता। हमें कहते हैं कि जी बस आप ना वर्ड की ना रट्टे मारो, व्हिच इज अ वेरी पैथेटिक एंड वेरी रॉन्ग अप्रोच। मैं आपको बताऊं कि एक वर्ड है, जैसे फॉर इंस्टेंस एक वर्ड है अवेयर। अवेयर इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, हमें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई नहीं, मैंने अभी तक किसी अकेडमी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जोर देते हुए नहीं देखा है। अब होता क्या है कि एक बच्चा क्या उसकी भी जैसे प्रेसी है उसके अंदर वो एक वर्ड लिखा है अवेयर। अच्छा, हमने आज तक गलतुल आम के तौर पे अवेयर बहुत दफा सुना है, मतलब मेरा ख्याल है मैंने अपने बचपन से बहुत दफा सुना है, आपको कुछ सुना होगा, बट इवेंचुअली पता ये चलता है कि अवेयर कोई वर्ड ही नहीं, क्योंकि हमने कभी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे ध्यान देते हुए ये बात देखी ही नहीं कि नाउन क्या है, वर्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और इनको लगाना कैसे है। इसी तरह से बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अभी ऐसे से पेपर से 5 दिन पहले में एक बच्चे ने मुझे ऐसे कहा कि आप मेरा ऐसे चेक कर दें, उसके अंदर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि वोकैबुलरी को करने का भी एक तरीका है। एक वर्ड लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अवेयर ही आपको पता हो कि ये एडजेक्टिव है, मैंने उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। सिमिलरली अभी थोड़े दिनों पहले एक बच्चे ने एक पता नहीं क्या बुक ली थी, बायसनेस। बायसनेस, अच्छा जी बायस तो वर्ड है, बायस वर्ड है, बायस वर्ड है, बायसनेस कोई वर्ड नहीं। तो ये जो थोड़ी सी गलतियां हैं, द रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड, और ये मेरे सेंटेंस नहीं है रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड, ये एग्जामिनर्स रिपोर्ट है एसपीएससी की, जिसके अंदर उसने ये फ्रेज यूज किया हुआ है रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड। पर सिमिलरली ये अगर किसी ने प्रेस और कॉम्पिटिशन का सिलेबस खोला हो तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर जो आपने मेंशन किया है कि मैं प्रेसिंग में तो कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन मैं बाकी चीजों में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसका यही रीजन होता है कि हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच के अंदर सीएसएस का पेपर तैयार नहीं करते। हमें वही एक दिमाग में बिठाया हुआ है बस प्रेस ही कर लो, प्रेस ही कर
माई सेल्फ माशाल्लाह आई स्कोर्ड 67 इन प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, और मैंने उसको इसी तरह प्रिपेयर किया था कि हॉलिस्टिक अप्रोच में जो है वो मैंने प्रेसी और कॉम्पोजिशन को प्रिपेयर किया था। तो वो जो हॉलिस्टिक अप्रोच होती है वो ही जो है वो मैटर कर रही होती है। तो उसके अंदर मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि आपका वोकैबुलरी उसके साथ साथ जो बेसिक ग्रामर है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए फिर आप करेक्शंस और पेयर ऑफ वर्ड और ईडियम्स और ट्रांसलेशन की तरफ। अगर आपकी बेसिक ठीक नहीं होगी तो हम कभी एक मजबूत इमारत नहीं खरीद राइट सकते। मैम, जी जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे। मैं इंशाल्लाह इसी पे अब वर्क करना है। अब मैं ना सीएसएस से मैम जो है ना, मैं फेड अप हो चुका हूँ तकरीबन। कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन मैं जॉबियन हूँ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ अपना सिलेबस सारा। तो पंजाबी का मेरी ये कंडीशन थी कि मैंने पीएमएस में ही पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सिर्फ़ वन नाइट पे ही थोड़ा बहुत पंजाबी को देखा, इस वजह से मैं उसको अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सका। लेकिन ये था कि मेरे पास नॉलेज था पंजाबी का, मुझे लिखनी आती थी क्योंकि मैंने पीएमएस में दी हुई थी, तो मतलब यूज्ड टू था थोड़ा-सा, तो अच्छा हो गया, पास हो जाऊँगा अच्छे मार्क्स के साथ। सेकंड थिंग ये थी कि अ, अब मैंने जो पीएमएस के पेपर दिए थे, तो वो मैंने वन नाइट स्टडी से दिए थे और मुझे वो अच्छा स्कोर दिए गए थे। बिल्कुल ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंने वन नाइट पे ही तैयार किए थे। कंपल्सरी थोड़े बहुत मैंने पहले तैयार किए थे। तो अब मैं सीएसएस की निस्बत पीएमएस में अच्छा सर्वाइव कर गया हूँ। मुझे क्या सीएसएस दोबारा देना चाहिए या पीएमएस को ही फोकस करके उसको निकालूँ? आपने सीएसएस कितनी दफा दिया? ये मेरी दो मैंने अटेम्प्ट्स लिए हैं, लेकिन ना मैंने मतलब सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं लिए हैं। दोनों में मेरा ना वैसे ऐसे ही ब्लंडर से मारे हैं मैंने। नहीं तो फिर देखें ना, ये तो अगर आपने सीरियस अटेम्प्ट नहीं दी है तो फिर मैं तो इसमें आपको नहीं बता सकती कि आपको करना चाहिए नहीं। देखिए ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, मैं किसी को मशवरे नहीं देती कि आप ये करें और ये ना करें। मैं तो ये कहूँगी जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। अगर आपने सीरियस अटेम्प्ट नहीं दी है तो यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपने क्यों नहीं दी। और अगर आप देखें जॉब के साथ मैं समझ सकती हूँ कि चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर आप अभी ना दे देते, आप साल ठहर के दे देते। देखिए ना, गलत काम करने से बेहतर है इंसान थोड़ा रुक के काम कर ले। तो बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है, मैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। एक्चुअली होता ही है ना कि जब आपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया होता है आपको उसके कैलिबर का पता होता है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो आपकी पहली दफा इंटरेक्शन हो रही है। ये सवाल अगर आप मैडम मरियम से करें जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है तो वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो ये तो मेरे लिए एक ओपन एंडेड सा सवाल है। नो कमेंट्स ऑन दैट। जी, जी ठीक है। तो मैं वैसे ये इंग्लिश की ही प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैम मरियम भी हैं। आप आपसे भी मतलब अगर एंगेज होना चाहें इस सिलसिले में, तो कैसे मतलब किस प्लेटफ़ॉर्म में हम आपसे मतलब बात कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। मैं आपको